You are welcome to my YouTube channel, Talk with Talk. Myself, Dr. Sharad. Today I am here to discuss, to talk on ignite topic of homeopathy. Should we prescribe on constitution or not? हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले 14th सेंचुरी में इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड किया गया, जहां पे इस वर्ड को यूज किया गया था लॉ, रूल एंड रेगुलेशंस को समझने के लिए। एक सिंगल शब्द निकाला गया, कॉन्स्टिट्यूशन। धीरे धीरे ये हेल्थ में ऐड हुआ। आज हेल्थ में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब मेंटल और फिजिकल मेकअप का डिनोट करने के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। आप इसके सिनोनिम से समझ सकते हैं, ये पर्सन की नेचर, पर्सनैलिटी, उसके हेल्थ स्टेटस को दर्शाता है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द होम्योपैथी की एनिसेंट फिलॉसफी बुक, जिसे हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं, जो डॉक्टर सैमुअल हेनुएन द्वारा लिखी गई, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को बार बार यूज किया गया। लेकिन कहीं भी इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को प्रिस्क्राइबिंग से रिलेट नहीं किया गया। हमेशा से डॉक्टर हनीमैन ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को इस सेंस में यूज किया कि जो रॉबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक हेल्दी मेंटल और फिजिकल मेकअप है, उनको भी होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लेटर होम्योपैथ्स ने एक नया शब्द इजाद किया, जिसको मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आज के टाइम में स्टूडेंट्स, फिजिशियंस और जो होम्योपैथिक फिजिशियंस हैं वो जानते हैं। और धीरे धीरे समाज में, होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी में एक वर्ड आया, मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मैं एक आम भाषा में कहना चाहूँगा कि कैलकेरिया कार्प का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का है, या लेकेसिस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का है, नक्स भूमिका का इस तरीके का है। और धीरे धीरे उन लोगों ने इस तरीके से चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की कि आप मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलता है तो आप उस पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कैलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लोग कैलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन को फेयर, फ्लैट, फ्लैबी की तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप कैलकेरिया कार्प को क्रॉनिक डिजीज में आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लगभग 1000 के आसपास उसके सिम्टम्स लिखे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो मेडिसिन की सिम्टोमेटोलॉजी 1000 सिम्टम्स में लिखी गई है, आप उनको एक टाइप्ड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे बांध सकते हैं? आप इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो हम एक फैटल एरर को जन्म देंगे, जो कि हमारे लिए बहुत घातक हो सकती है, प्रिस्क्राइबिंग में पेशेंट के लिए बहुत घातक हो सकती है, और इवन सोसाइटी में हमारा नाम भी खराब हो सकता है। क्लासिफिकेशन of medicine on the basis of constitution leads the physician towards failure। हमेशा इस लाइन को हमेशा याद रखेंगे लाइफ में, तो कभी भी होम्योपैथी में फेलियर नहीं होगा। अगर हम टाइप्ड होने की कोशिश करेंगे, किसी मेडिसिन को किसी कॉन्स्टिट्यूशन में टाइप करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा हमें मैक्सिमम टाइम हमें फेलियर मिलेगा। हो सकता है 1-2 हिट, बाई चांस हिट आपको मिल जाएं, जिससे आप एक सोसाइटी में अपना नाम बना लें, लेकिन आपको फेलियर के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप मेडिसिन को कॉन्स्टिट्यूशनली टाइप ना करते हुए उनके कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान रखने की कोशिश करें। देयर आर सो मेनी टाइम्स कि हम कैरेक्टरिस्टिक को उसका कॉन्स्टिट्यूशन मान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर टू डिफरेंट थिंग। कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने के लिए बेस्ट बुक इज द क्लार्क materia medica is based on maximum on characteristic symptoms of that medicine। यहां से जब आप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को याद रखेंगे, या एलेंस की नोट्स को याद रखने की कोशिश करेंगे, या आप बोगर साइनोप्टिक की पे जाएंगे, जहां पे उनके पर्टिकुलर PQRS दिए हुए हैं, और उनको आप माइंड में रखेंगे, अगर उस बेस पे प्रिस्क्राइब करेंगे तो इट इज फार मोर बेटर। although it is not absolute way of prescribing, absolute way of prescribing is triad। what is triad? इस पे मैं कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। triad is a triangle which is based on one corner is philosophy, second corner is materia medica and third corner is repertory। जब हम इन 3 ट्राइंगल को मिलाते हैं तो जो बीच का एरिया जो आता है, that is cure।
तो हमें एवरी टाइम उस क्योर को पाने के लिए इस ट्राइंगल को हमेशा मैच कराना होगा और इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत करनी होगी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज करना होगा। अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने ये पाया, काफ़ी पेशेंट्स के साथ प्रिस्क्राइब करने के बाद ये चीज़ बार बार रियलाइज हुई कि ट्राइड का अगर एक भी पार्ट मिसिंग होता है तो वो डिजायरेबल रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बार बार उस चीज़ को कोशिश की कि हमेशा प्रिस्क्राइबिंग में वो ट्राइड कंप्लीट होना चाहिए, और जहां भी वो ट्राइड कंप्लीट नहीं होता है वहां रिजल्ट में प्रॉब्लम होती है। तो आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, आप मेरी बात से सहमत हो, तो कृपया मुझे कमेंट करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बना सकूं और आपसे इन बातों पे विस्तार में चर्चा कर सकूं। अब मैं उसी टॉपिक पे वापस आना चाहूंगा जहां से हमने बात की शुरुआत की थी, क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग करनी चाहिए कि नहीं। मेरा इसके लिए आंसर है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पीछे बताया कि ये हमें एक फैटल एरर की शुरुआत हो सकती है या उसको जन्म दे सकती है। दूसरा जो इसका साइंटिफिक पॉइंट है, होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द बेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन में एवरी पर्सन इज बेस्ड ऑन इज ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और जब भी उसके ऊपर एक डिजीज का अटैक होता है या वो एक डिजीज फेज में जाता है तो उसके मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स में काफ़ी चेंज आता है। तो एवरी टाइम हमारा प्रिस्क्रिप्शन का बेस उन सिम्टम्स को, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स एंड PQRS पे होना चाहिए, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड मेडिसिन पे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन फ्रेंड्स। आई वुड try to simplify homeopathy for you. If you like it, kindly do like, share, comment and subscribe on my YouTube channel Talk with Tom. Thank you.